अंग्रेजी लिखने का एक अलग तरीका है, तो सभी को लिखने का तरीका अलग है। तो भाषा के लिखने के ढंग को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? कहना है लिपि कहते हैं। संस्कृत और हिंदी दोनों बच्चों, यही पेपर में आएगा आपका कि संस्कृत और हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, कमेंट बॉक्स में लिखना। लिखना है देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी भाषा बच्चों किस लिपि में लिखी जाती है? तो अंग्रेजी भाषा को कहना, अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में। और उर्दू भाषा को किस लिपि में लिखते हैं? तो उर्दू को फारसी लिपि में कहते हैं। अगर ये बच्चों यहां से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना। पहला, भाषा के लिखने को ढंग को क्या कहते हैं? तो भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, हिंदी और संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। तीसरा ऑब्जेक्टिव, अंग्रेजी किस लिपि में? तो रोमन लिपि में। और चौथा ऑब्जेक्टिव, उर्दू की लिपि क्या है? फारसी लिपि है। अगर मेरे बच्चे यहां समझ में आ गया तो सब लोग एक बार यस लिख करके भेजेंगे कि गुरुदेव यस यस यस। सब लोग यस लिख कर भेजना कि सर ये समझ में आ गया। जल्दी से फटाफट से लिखेंगे, बहुत तेजी में लिखेंगे, सब लोग यस लिखेंगे। और प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से, और सेशन को सब लोग लाइक भी कर दीजिए। जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं सब लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला शुरू होता है यहां से चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है बच्चों वर्ण, और वर्ण से पढ़ाई शुरू होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखना, चाहे कॉपी में लिखते चलना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से सिर्फ आएगा, तो लिखना है वर्ण बच्चों। जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, जैसे क हलंत, जैसे प हलंत, जैसे ह। मेरे बच्चे इनके खंड और टुकड़े आप नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि हिंदी व्याकरण में कुल कितने वर्ण हैं? बताना मेरे बच्चे। तो कहना हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण है, आपको याद रखना है। और कहते हैं वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। तो इस स्लाइड में आपको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने पढ़ाया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, और जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे भी वर्ण कहते हैं। और बच्चों अगर पूछा जाए कि हिंदी व्याकरण में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। चलिए प्यारा सा दिल बनाकर भेजेंगे। इस स्लाइड का नॉलेज आपने एब्जॉर्ब अपने दिमाग में ले लिया, तो ले लिया दिमाग में। अगले स्लाइड में चलते हैं। हिंदी व्याकरण में मेरे बच्चे ध्यान देखिएगा, 2 मैंने बताया था, 2 होते हैं। लिखा है कि हिंदी व्याकरण में स्वर वर्ण की संख्या 11 है। एग्जाम में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बच्चों बताओ, अभी हमने पढ़ा था, जस्ट पढ़ा था कि वर्ण को 2 भागों में बांटा है। सबसे पहला है स्वर वर्ण। पहला कौन सा है? पहला है बच्चों स्वर वर्ण, और दूसरा होगा व्यंजन। तो स्वर वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है? तो स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 है, आपको याद रखना है। और वह कौन कौन सा है ये भी याद रखना है कि बच्चों अ है, आ है, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए ओ औ। यही है बच्चों 11। यही है ना, ये है ना, यही हमारे 11 हैं। उसके बाद अगर आपसे बोला जाए कि स्वर को भी बांटा गया है, कहते हैं पहला है ह्रस्व स्वर, जिसमें एक मात्रा लगे, मतलब जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उसे कहते हैं ह्रस्व। क्या बोलते हैं? ह्रस्व। परीक्षा में यहां से भी क्वेश्चन पूछा है, जैसे अ हो गया, ह्रस्व ई हो गया, ह्रस्व उ हो गया और री हो गया, इसे ह्रस्व वर्ण कहते हैं। याद रहेगा? तो हाँ लिख कर भेजिए कि संजय सर हाँ याद रहेगा। इसको ह्रस्व कहते हैं। जिसमें 2 मात्रा का समय लगे, जिसमें 2 मात्रा का समय लगे उसे हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। जिसमें 2 मात्रा का समय लगे उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे अ के बाद आ बोलने में ज्यादा समय लगता है ना। दीर्घ ई बोलने में ज्यादा समय लगता है, दीर्घ उ बोलने में ज्यादा समय लगता है। तो ये द्विमात्रिक होते हैं, इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब बच्चों एग्जाम में हमारा ऐसे क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन दीर्घ है? निम्नलिखित में से कौन दीर्घ है? ऑप्शन ए दिया रहेगा अ, ऑप्शन बी दिया रहेगा मेरे बच्चे ह्रस्व उ, ऑप्शन सी दिया रहेगा, और ऑप्शन डी दिया रहेगा, मान के चलो बताइए, है ना। ऑप्शन 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 डी दिया रहेगा। तो बताइए निम्नलिखित में से दीर्घ कौन सा है? निम्नलिखित में से दीर्घ कौन सा है आपको ढूंढ के बताना है। तो आप कहेंगे सर दीर्घ की बात करते हैं जिसमें 2 मात्रा का समय लगे, तो अ नहीं है, ह्रस्व उ नहीं है, दीर्घ ई, इसको दीर्घ ई पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पेज से हमको लगता है सारा नॉलेज ले लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों प्लुत। नेक्स्ट है हमारा
प्लुत स्वर में 3 मात्रक का समय लगता है, जैसे ओम, है ना? बच्चों संयुक्त स्वर भी होते हैं, जैसे ए। ए बच्चों किससे मिलकर बना है? अ और प्लस हर्स्व ई के मेल से ए बनता है। तो ये 2 वर्ण के मेल से बना है, इसलिए इसे संयुक्त स्वर कहेंगे। है ना? ये है ना? उसी प्रकार से ए भी बनता है, ओ भी बनता है, औ ये भी किसी-किसी के मिलने से बनता है। तो याद रखिएगा हम इसे बोलेंगे संयुक्त स्वर। तो बच्चों स्वर के कितने प्रकार हो गए? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि स्वर वर्ण के कितने प्रकार हो गए। पहले तो हमने ये पढ़ा कि हमारे जो वर्ण हैं इसके 2 प्रकार हैं। वर्ण के 2 प्रकार हैं, एक हमारे स्वर वर्ण होते हैं, एक हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि स्वर वर्ण के भी 4 प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण के भी 4 प्रकार होते हैं। मेरे बच्चे पहला हमने कहा ह्रस्व, फिर दूसरा कहा हमने दीर्घ, तीसरा कहा हमने प्लुत और चौथा बच्चों हमने कहा जो ना चौथा हमने कहा संयुक्त। अगर 4 ऑप्शन में नहीं रहे, अगर 4 ऑप्शन में ना रहे तो मुख्य रूप से पूछा जाए कि स्वर्ण वर्ण के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो वहां पर आपको 3 याद रखना है। पहला होता है ह्रस्व, फिर होता है दीर्घ और फिर होता है प्लुत। तो वहां पर अगर 4 ऑप्शन में ना रहे तो 3 भी सही कर सकते हैं। अगर 4 ऑप्शन में ना रहे तो यहां तक सब कुछ सही है तो दिल बनाकर भेजिए। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्रामर का बाहर नहीं जाएगा। बुक का तो बाहर जा ही नहीं सकता है, बुक का तो बाहर जा ही नहीं सकता है, लेकिन बच्चों आपके भैया का आपसे दावा है, आपसे वादा है कि एक भी सवाल बच्चों ग्रामर से बाहर नहीं जाने देंगे। बुक से बाहर तो जाएगा ही नहीं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब बढ़ते हैं, स्वर हमने पढ़ लिया। स्वर के बाद पढ़ना है व्यंजन वर्ण को। व्यंजन वर्ण में सबसे पहले जानते हैं कि व्यंजन वर्ण हिंदी में कुल व्यंजन वर्ण की संख्या बताइए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। कुल 33 गो है। कहते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। अब यहाँ 33 में से मेरे बच्चे स्पर्श व्यंजन, व्यंजन को भाई है ना, व्यंजन को भी अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? जैसे क वर्ग में पूरा क ख ग घ अंघ, च वर्ग में ट वर्ग में 5-5 करके सब में आते हैं। तो मेरे बच्चे ये 33 कैसे हैं? तो स्पर्श वर्ण है ना, स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है ये बताइए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो सिर्फ स्पर्श में अगर हम गिनती करें तो 25 गो स्पर्श होता है। आगे हम देखें अंतस्थ को गिनती करें तो अंतस्थ बच्चों अ आ शुरू वाली इसकी कुल संख्या 4 होती है। और आगे बच्चों देखिए ऊष्म व्यंजन, क्या लिखा है? ऊष्म व्यंजन, जिसमें तालब श, मूर्धन्य श, दंत श और ह होता है, इसकी भी कुल संख्या 4 होती है। अगर आप इसको जोड़ के देखेंगे तो 25 4 29 और 4 33। तो मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन जो वर्ण है इसके कितने प्रकार हैं, व्यंजन के प्रकार भी अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य रूप से व्यंजन के कितने प्रकार हैं बच्चों, तो कृपया बताइए कि मुख्य रूप से व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो आप कहेंगे मुख्य रूप से व्यंजन के 3 प्रकार ही होते हैं। मुख्य रूप से व्यंजन के 3 प्रकार हैं। पहला आपने देखा, एक पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद में है ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन भी बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 याद रखना है, अंतस्थ का 4 और ऊष्म का 4 आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और वर्ग के ना वर्ण के अन्य प्रकार को देखते हैं, जो स्वर और व्यंजन को छोड़कर कुछ अन्य प्रकार हैं। उसमें बच्चों हमारा पहला है संयुक्त व्यंजन वर्ण, जिसमें हमारा क्या आता है, जिसमें हमारा अक्ष आता है, त्र होता है, ज्ञ होता है और स्र होता है। 4 हैं। मेरे बच्चे परीक्षा में पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी है, तो आंसर कहना 4। और बच्चों ये 12th क्लास के एग्जाम में इस बार पूछा गया था कि अक्ष कैसे मिलकर बना है। तो मेरे बच्चे क हलंत और पूरा पूरा 100 से मिलकर बना है, 100 हलंत और प्लस अ से मिलकर बना है अक्ष। बच्चों त्र के बारे में पूछा जा सकता है, तो त हलंत जो र हलंत और प्लस अ में तर बना है। मेरे बच्चे अगर ज्ञ के बारे में पूछा जाए तो याद रखना बच्चों ज हलंत प्लस में य हलंत प्लस में अ से मिलकर बना है। और बच्चों स्र के बारे में पूछा जाए तो याद रखना तालब श हलंत जोर र हलंत और जोर अ से मिलकर के स्र बना है। ये क्लास 12th के परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्ष कैसे मिलकर बना है। तो याद रखेंगे मेरे विद्यार्थी जी, याद हो जाएगा कि हाँ सर कैसे मिलकर कौन सा बना है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अयोग्यवाह व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? अयोग्यवाह व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? तो अनुस्वार और अविसर्ग अ को अयोग्यवाह कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 2 है। और द्विगुण व्यंजन कितने हैं? तो द्विगुण व्यंजन की संख्या भी बच्चों यहां पर आप 2 देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? 2 देख सकते हैं। अगर अब हम कुल जोड़ करके देखें, कुल जोड़ करके देखें तो बताइए हमारा सबसे पहले हम लोगों ने स्वर वर्ण देखे थे। स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 है।
फिर हम लोगों ने व्यंजन वर्ण देखा, व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 है। फिर हमने संयुक्त व्यंजन वर्ण देखा, इसकी कुल संख्या 4 है। उसके बाद में अयोगवाह को देखा, अयोगवाह को देखा जहां पर इनकी कुल संख्या 2 है। और फिर बच्चों हम लोगों ने द्विगुण व्यंजन को देखा, इनकी कुल संख्या 2 है। कृपया जोड़कर बताइए मुझे कि कुल कितने वर्ण हुए। कृपया जोड़कर बताइए। तो मेरे बच्चे कहेंगे संजय सर 11 और 33 44 होता है, 44 और 4 48 होता है, 48 दू 50 और दू 52। तो 52 वर्ण कौन कौन से हैं, क्या आप लोग समझ गए मेरे बच्चे? तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर वर्णों के प्रकार को, वर्ण के बारे में हम बहुत अच्छे से समझ गए और हमारे बोर्ड परीक्षा में यहाँ से कोई भी सवाल अगर पूछा जाएगा तो आप लोग बना लेंगे, ऐसा आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि संजय सर कोई भी प्रश्न यहाँ से आएगा तो बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले में। उच्चारण स्थान से कल की परीक्षा में, परसों की परीक्षा में उच्चारण स्थान से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा जो भी बच्चों हमारा क वर्ग है, यानी कि क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंघ के साथ में अ, आ और ह को मिला देंगे तो इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगर हम इस पार्ट को छोड़ दें, इस पार्ट को छोड़ दें, अगर बच्चों सिर्फ अगर हम क वर्ग को देखें तो इसका ट्रिक हम लोगों ने बनाया था कि भाई KTM2 क्या बना था ट्रिक? के से बच्चों यहां देखो, यहां पर लिखा है ना के से बच्चों के, फिर से टी और फिर से एम, डी से 2 एक बच्चों है ना। तो KTM2 इसका ट्रिक बना था, तो आप यहां से बना सकते, लेकिन साथ में इसको भी याद रखना जरूरी है मेरे बच्चे। तो कहते हैं ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आगे हमने लिखा है जो च वर्ग है, च वर्ग के जो भी वर्ण है और साथ में ह्रस्व ईकार, दीर्घ ईकार और प्लस में तालव्य श, इन सबका उच्चारण स्थान तालु है ना, तालु होगा। ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं इसके साथ में बच्चों है ना हमारा मूर्धन्य स और री, इसका मूर्धा होगा, याद रखेंगे आप लोग। कहते हैं त वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं साथ में ल और दंत स, इनका दंत हो जाएगा। और बच्चों प वर्ग के जितने भी हैं साथ में ह्रस्व उ और दीर्घ उ भी, इन सबका ओष्ठ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कई बार बहुत हल्का पूछा जाता है, बहुत इजी पूछा जाता है जिसको आप ट्रिक से बना सकते हैं, ट्रिक से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके परीक्षा में पूछा गया कि द का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप इसके ग्रुप का पता करेंगे कि द जो है वो किस ग्रुप में आता है। तो द देखेंगे तो त थ द, वो जो त थ में आता है। तो शुरू करते हैं क ख से, क वर्ग से शुरू होता है। पहले बच्चों क ख शुरू होता है, फिर बच्चों च छ शुरू होता है, फिर ट ठ शुरू होता है, फिर त थ होता है, फिर प फ। तो अगर द को हम देखते हैं कि द है ना तो वर्ग का ग्रुप है, तो हम लोग यहाँ पर ट्रिक बैठाते हैं। यहाँ पर KTM2, तो डी से होता है दंत। इसका मतलब है बच्चों ये हमारा द त ग्रुप का है, इसका मतलब इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। तो आप उस तरह से जो भी पूछा गया है, जो भी पूछा गया है आप उसके ग्रुप का पता कीजिए। और उस पूरे ग्रुप के बारे में तो आप जानते ही हैं, पूरा ग्रुप के बारे में तो आप जानते ही हैं, फिर आप लोगों का आंसर इजीली बन जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे मेरी बात को? तो सब लोग प्यारा सा दिल भेजेंगे कि संजय सर समझ गए, यहां से हमारे बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर पक्का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ ऐसे हैं स्पेशल याद रखना है, जैसे व एक ऐसा व्यंजन वर्ण है जिसका दांत और ओष्ठ दोनों है। बच्चों दंत से भी यहां पर दंत और प्लस ओष्ठ दोनों है, इसलिए हम दोनों को एक साथ लिख देंगे तो हम बोलेंगे दंतोष्ठ है। बच्चों कहते हैं ए और ए ये 2 जगह से है, एक तो कंठ और तालु से, तो कंठ और तालु एक साथ कहेंगे। ओ और औ जो है कंठ और ओष्ठ दोनों से, तो कंठोष्ठ कहते हैं। बच्चों बहुत कम चांस है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत कम चांस है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से 1 नंबर आपके पेपर में एकदम 100% पूछा जाएगा। अब ये टॉपिक का नाम है अल्प प्राण और महाप्राण। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसको बोलते समय हमारा हमारा बच्चों जो फेफड़ा से हवा कम निकलता है, कुछ ऐसे व्यंजन है ना, कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसमें ज्यादा हवा निकलता है। तो अल्प प्राण मतलब जिसमें कम हवा निकले। तो याद रखना है प्रत्येक वर्ग का, जब भी हम वर्ग कहेंगे तो समझेंगे ग्रुप। बच्चों ग्रुप यानी जैसे हम क वर्ग, इसमें कितने कितने वर्ण आते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना। च वर्ग कितने वर्ण आते हैं? 5 गो आता होगा। ट वर्ग है ना, ट वर्ग, फिर आता है त वर्ग, और फिर आता है प वर्ग। तो ये बच्चों हमारा ग्रुप है, ये क्या है? पूरा का पूरा ग्रुप है। ये क्या है? पूरा का पूरा ग्रुप है। तो यहां समझेंगे रूल को, रूल को समझेंगे कि प्यारे बच्चों प्रत्येक वर्ग का, किसी भी वर्ग को आप देख लीजिए, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा बताओ? पहला, तीसरा
और पांचवा वर्ण, साथ ही अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ में कौन कौन आएगा? तो अंतस्थ में आता है य, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन। तो पहला, तीसरा, पांचवा यानी विषम वाला और साथ में य, र, ल, व, ये सब क्या कहलाते हैं? बताओ कमेंट बॉक्स में। ये सब क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण कहलाते हैं। पर परीक्षा में अक्सर देखा गया है कि बच्चों को बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं किया जाता है, इसीलिए अंतस्थ से क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके परीक्षा में सीधा क्वेश्चन आएगा पहला, तीसरा और पांचवा से। पहला, तीसरा, पांचवा से। बच्चों बताओ द क्या है? अल्प प्राण है या महाप्राण है? द क्या है? तो आप पढ़ेंगे, इसके ग्रुप के बारे में सोचेंगे, द किस ग्रुप का है? द है त ग्रुप का, यानी त वर्ग का आता है द। अब पढ़ेंगे कि द कहां आता है। पहला आता है त, फिर होता है थ और फिर होता है द, यानी द तीसरे नंबर पर आता है। हमने पढ़ा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है, अर्थात ये भी हमारा अल्प प्राण ही होगा, अल्प प्राण ही होगा, अल्प प्राण ही होगा। ऐसे बच्चों हम उदाहरण के लिए यहां पर लिख दिए हैं। अल्प प्राण का ट्रिक है यर लव 1 3 5। बोलो मेरे साथ में, यर लव 1 3 5। तो बच्चों इसका ट्रिक होता है यर लव 1 3 5, यर लव 1 3 5। यानी बच्चों हमारा जो पहला है यानी क, और तीसरा ग और फिर अंघ, इस तरीके से हम लोग देख लेंगे। इसकी कुल संख्या कितनी है? कई बार अगर इतना कठिन पेपर कर दे कि आपसे पूछे कि अल्प प्राण की कुल संख्या कितनी है, तो मेरे बच्चे 1 3 5 यानी 3 करके पांचों में है। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और य र ल व 4, 15 4 19। तो याद रखिएगा अल्प प्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो अल्प प्राण में वर्णों की कुल संख्या 19 होगी, इस बात को याद रखिएगा। बढ़ते हैं महाप्राण के बारे में। कहते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, साथ में उष्म। उष्म में कौन कौन से आएंगे? उष्म में आते हैं बच्चों तालब श, है ना, मूर्धन्य श, दंत श और बच्चों ह। ये 4 हो गए, 4 हो गए। ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? ये सब महाप्राण कहलाते हैं, यानी दूसरा और चौथा। तो इसका ट्रिक क्या बनाएंगे? इसका ट्रिक हम लोग बनाएंगे प्यारे बच्चों कि तालब श, दंत स, ह और 2 4, 2 4 इनकी कुल संख्या। तो 2 2 करके देखेंगे, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 यहां हो गया, 10 यहां हो गया और 4 यहां हो गया। तो 10 4 14। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए महाप्राण की कुल संख्या कितनी है? तो मेरे बच्चे महाप्राण की कुल संख्या, महाप्राण की कुल संख्या 14 है, याद रखना। परीक्षा में एक सवाल पूछा गया कि मेरे बच्चे बताओ, है ना, मेरे बच्चे बताओ कि फ ये अल्प प्राण है या महाप्राण है? फ। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि यह किस ग्रुप का क्वेश्चन है। तो ये जो फ है ये प वर्ग ग्रुप का क्वेश्चन है, और प वर्ग ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो फ, प फ बच्चों दूसरे नंबर पर है। तो दूसरे को पहला, सॉरी, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसीलिए इसका आंसर हम लोग महाप्राण, इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे महाप्राण। कहते हैं अब इसके बाद में एक चीज याद रखिएगा जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि अनुनासिक व्यंजन की कुल संख्या कितनी है। तो बच्चों याद रखना अनुनासिक व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 5 है, यानी प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम होता है, जैसे क वर्ग में अंतिम आता है अंघ, है ना, च वर्ग में य, त वर्ग में न, मूर्धन्त न, और त वर्ग में दंत न, और लास्ट वाला 5, यानी जो अंतिम वर्ण है प्रत्येक वर्ग का। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया है, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो क्या कहलाता है? मेरे बच्चे अंतिम व्यंजन क्या कहलाता है? अंतिम वर्ण बोलो या अंतिम व्यंजन? अंतिम व्यंजन जो है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम व्यंजन क्या कहलाता है? तो लिखना है अंतिम व्यंजन को अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? अनुनासिक। क्या लिखेंगे? अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। आपको लिखना है कि प्रत्येक का जो अंतिम होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। बच्चों अल्प प्राण महाप्राण पढ़ लिए, अब देखेंगे इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। पहला सवाल आप लोग के सामने है, अगर आप सवाल बना पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। बस मैं आप लोगों से कहूंगा कि बच्चों इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, और क्लास को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं, आप यकीन मानिए पूरा जब क्लास खत्म हो जाएगा तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो प्लीज अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर कीजिए, सभी जितने दोस्त हैं, है ना, आसपास के बच्चे हैं, क्योंकि अगर सिर्फ आप पढ़ के परीक्षा देंगे तो आप तो अच्छा नंबर ला लाइएगा,
लेकिन आप बच्चों सबके लिए तो समान होना चाहिए ना। एक एक ग्राउंड साफ सुथरा और एक ग्राउंड कांटा भरा नहीं होना चाहिए। तो सबको मौका दीजिए पढ़ने का, सबके पास शेयर कीजिए क्लास को। चलिए, तो कहते हैं हिंदी में कुल कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 11 पढ़ाए थे अभी तुरंत बच्चों। कहते हैं वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, पढ़ाए थे बालक। अगला है, स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन आप देखेंगे तो 25 होते हैं बच्चों। अगला सवाल है, व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी है? व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी है? तो व्यंजन वर्ण कुल 33 हमने पढ़ाया है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्म वर्ण है? निम्नलिखित में कौन सा ऊष्म है? तो हमने बोला कि य, र, ल, व, यही ऊष्म नहीं बच्चों, नहीं 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 नहीं, ये तो अंतस्थ है। ऊष्म में होते हैं तालब श, मूर्धन्य श, दंत श और ह, इसी को ऊष्म कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे इसमें ऊष्म कौन सा है? तो ह आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। ह आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? जस्ट हम लोग पढ़े थे कि संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, जहां मैंने बताया था कि मेरे बच्चे सबसे पहले हमने अक्ष बताया था, फिर हमने त्र बताया था, फिर हमने ज्ञ बताया था, फिर हमने स्र बताया था। तो संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या 4 होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अयुग्मवाह वर्ण कौन से हैं? निम्नलिखित में से अयुग्मवाह वर्ण कौन से हैं? तो प्यारे बच्चों अयुग्मवाह की बात करते हैं तो हमने पढ़ाया था कि अनुस्वार और अ विसर्ग अ, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम अयुग्मवाह कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, इन्हें हम अयुग्मवाह कहते हैं। अगला सवाल है कि बच्चों ना क्या लिखा है? नहीं बच्चों, क ख ग घ लिखा है ना। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो हमने बताया था कि पहले आप इसके ग्रुप के बारे में सोचिएगा कि ये किस ग्रुप में आता है। तो ये क ख में आता है, यानी क वर्ग का है। क वर्ग का है ना, जैसे बच्चों पहला क होता है, फिर ख होता है, फिर ग होता है, फिर घ होता है। तो ये क वर्ग का है, यानी केटीएम 2, यानी के यानी कंठ से शुरू होता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल देखते हैं, प का उच्चारण स्थान क्या है? प का, तो बच्चों इसके ग्रुप के बारे में पता कीजिए। ये जो प होता है ना, ये प वर्ग का है। और प वर्ग पहले बच्चों के टी एम 2 सबसे लास्ट में आता है बच्चों। सबसे लास्ट का ग्रुप है प, सबसे लास्ट का होता है पर वर्ग, यानी ओ से ओस्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल पूछा गया है, क का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये तो सभी बच्चों को पता है, ये सबसे पहला ही है। क सबको पता है कि क से कंठ होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, व का उच्चारण स्थान क्या होगा? व, आप लोगों को याद होगा अभी हम लोग पढ़े थे कि व जो होता है इसमें 2 चीज होता है, एक तो दंत भी होता है और एक ओष्ठ भी होता है। अभी जस्ट हम आप लोग को पढ़ाए थे, इसे दंतोष्ठ कहेंगे। अगला, निम्नलिखित में अल्प प्राण कौन सा है? अल्प प्राण में हमने बताया था कि अल्प प्राण में य, र, ल, व, 1 3 5 इसका ट्रिक होता है। य र ल व 1 3 5, य र ल व 1 3 5। तो य र ल व तो नहीं है, अब 1 3 5 देखना है। जो क होते हैं ये क वर्ग का पहला है मेरे बच्चे, ख बच्चों दूसरा है, क ख ग घ घ बच्चों चौथा है, और भ प फ ब भ ये भी चौथा है। तो अब बताइएगा इसमें अल्प प्राण कौन सा होगा? तो अल्प प्राण में क्या रूल है कि पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला क पहला होता है, इसलिए क हमारा अल्प प्राण हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, छ का उच्चारण स्थान बताइए क्या है? तो सबसे पहले इसके वर्ग के बारे में जानिए कि छ, चौ छ मेरे बच्चे ये च वर्ग का है। च वर्ग का है बच्चों, पहला होता है क वर्ग का के, है ना, फिर टी, टी बच्चों च वर्ग में टी यानी तालु होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, तालु होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, तालु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध का उच्चारण स्थान क्या है? ध, तो बच्चों त थ द ध, ये त वर्ग का है। त वर्ग में क्या चलता है? के बच्चों कंठ का ना, क वर्ग का के होता है, के टी, टी से बच्चों च वर्ग, है ना, एम, एम से होता है ट वर्ग, है ना। उसके बाद में के टी एम डी, डी से होता है त वर्ग। तो बच्चों डी यानी 2,
यानी कि दंत बच्चों, दंत। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, समाप्त हो गया। तो 15 क्वेश्चन आप लोगों ने बनाए और कॉन्सेप्ट पढ़े, आपका वर्ण चैप्टर कंप्लीट हो गया। बधाई हो आप सभी को कि आप लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चे अब जुड़ेंगे आप लोगों के बाद में, सोचिए कि आप लोग उससे एक चैप्टर आगे हो गए, उनसे एक चैप्टर आगे हो गए। जो बच्चे अभी सोए होंगे, जो नहीं जगे होंगे सोकर, उनसे आप लोग एक चैप्टर आगे बढ़ गए। और बताइएगा आप लोग कुल 15 में से कितना सही किए हैं? तो सर 15 में से 15 हम लोग का सही हुआ है। एक चैप्टर आप लोग उनसे आगे बढ़ गए। बस मैं आप लोगों को कहूंगा कि बच्चों शेयर करते रहिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, सभी भाइयों के पास। और एक सुबह के टाइम में 20,000 का आज रिकॉर्ड बनाना है कि सुबह के टाइम में भी संजय सर के क्लास में 20,000 बच्चे जुड़े थे और वो सभी बच्चे बहुत सीरियस थे अपनी परीक्षा को लेकर के, याद रखिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है संज्ञा के विषय में। तो चलिए संज्ञा के बारे में 1 नंबर का क्वेश्चन कल यहां से पूछा जाएगा, परसों के पेपर में, माफ कीजिए परसों। तो किसी भी व्यक्ति, चाहे वो ना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? परीक्षा में पूछा जाएगा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो कहिएगा संज्ञा कहते हैं। बच्चों जैसे सुरेश व्यक्ति का नाम है, पुस्तक वस्तु का नाम है, बचपन बच्चों भाव का नाम है, गरीबी भी भाव का नाम है। तो ये सब जो भी नाम देख रहे हैं इन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। आइए बच्चों संज्ञा के कितने भेद हैं ये पूछा जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक की जब हम बात करते हैं तो इसमें किसी खास व्यक्ति का, मतलब किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान का नाम यहां पर देखेंगे। जैसे सूरदास किसी खास व्यक्ति का नाम है, पटना खास शहर का नाम है, सोमवार खास दिन का नाम है, दिवाली खास त्योहार का नाम है, रामायण खास पुस्तक का नाम है, कोसी खास नदी का नाम है। तो कोई न, मतलब सब कुछ इसमें खास देखने को मिलेगा। जातिवाचक में हम जो भी पढ़ेंगे उससे पूरी जाति का बोध होगा। जैसे मित्र, मतलब मित्र में सब मित्र आ गया, किताब में सभी किताब, कलम में सब कलम, कार में सब कार, तूफान कहने से सभी प्रकार का तूफान, मैदान कहने से सभी मैदान, लेखक कहने से सभी लेखक। समूहवाचक में समूह भर का बोध होता है। समूहवाचक शब्द में वही शब्द आएंगे जिसको पढ़ के आपको लगेगा कि एक समूह का बोध हो रहा है। जैसे सेना, सेना कभी अकेला है ना, अकेला किसी आदमी को सेना बोल सकते हैं? नहीं। दल बोल सकते हैं, भीड़, मंडली, गुच्छा, परिवार, वर्ग और मेला, ये सब हम लोग एक ग्रुप के लिए यूज करते हैं कि भाई इसमें बहुत सारे लोग हैं। आगे बढ़ते हैं भाववाचक। भाववाचक में क्या होता है? भाववाचक में प्यारे बच्चों क्या होता है? यहाँ पर जैसे चोरी, ये भावना है। बचपन, सर्दी, गर्मी, लाघव, लड़कपन, ये सब क्या है? ये सब भाव है। और द्रववाचक में पढ़ते हैं जिसे नाप सकते हैं, जिसको नापते या तौलते हैं उसे सर गिरोह में क्या है? गिरोह में समूहवाचक है। मैंने बताया था मेरे बच्चे, कई बार मैंने बताया है कि गिरोह शब्द में एक ग्रुप बना करके ये शब्द है गिरोह। गिरोह में क्या होता है? तो गिरोह में समूहवाचक होता है। ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। आगे बच्चों ध्यान दीजिएगा। कहते हैं सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, घी, पेट्रोल, डीजल, हवा, इन सभी को क्या करते हैं? तो इन सभी को बच्चों हम लोग नापते या तौलते हैं। चाहे सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, जस्ता हो, घी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हवा हो। तो इसमें होगा, इसमें क्या होगा? इसमें समूहवाचक होगा। अगर आप लोग समझ गए तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजेंगे कि गुरुजी ये प्यारा प्यारा सा दिल जो है आपके लिए है। हम लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं कि व्यक्तिवाचक क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है, समूहवाचक, भाववाचक और द्रववाचक। समझ गए हैं? तो 1 नंबर का परीक्षा में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए बच्चों, पहला सवाल आपके सामने उपस्थित हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन कि पानी में कौन सी संज्ञा होती है? तो पानी को अगर आप देखेंगे तो हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो पानी में होता है हमारा द्रववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा होती है? तो गिरोह कहने से प्यारे बच्चों एक समूह का बोध होता है, जैसे चोर लोग नहीं होता है। तो कहते हैं कि गिरोह जो है, गिरोह में समूहवाचक होगा। अगला है अक्टूबर शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बच्चों अगर हम माह कहते या महीना कहते, तो महीना कहने से तो पूरी महीना का बोध हो जाता है। चाहे इसमें आप जनवरी लिख दो, अक्टूबर, कुछ भी लिख दो। लेकिन जब हम अक्टूबर कहते हैं तो हम किसी खास महीने के विषय में बात करते हैं, अर्थात इसमें
व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर डी। सिपाही विद्रोह में कौन सा संज्ञा होगा? अगर हम विद्रोह की बात करते हैं, अगर हम विद्रोह की बात करते हैं तो विद्रोह में तो बहुत सारे विद्रोह आ जाएंगे, है ना। जहां आपके गांव में विद्रोह हुआ है वो भी आ जाएगा, हर तरह के विद्रोह आ जाएंगे। लेकिन जब मैं कहता हूं सिपाही विद्रोह, इसका मतलब है हम किसी खास विद्रोह की बात करते हैं, और जहां पर भी खास हो उसमें व्यक्तिवाचक होता है। अगला सवाल देखते हैं कि वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं। बच्चों, नाम वस्तु के हो सकते हैं, व्यक्ति के हो सकते हैं, तो वस्तुओं के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अगला सवाल है, नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो मेरे बच्चे कहते हैं जिससे नाप तौल का बोध हो उसे हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग, निम्नलिखित में द्रववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? आपको ढूंढ के बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रववाचक संज्ञा नहीं है। तो सोना जिसको नापते या तौलते हैं, ये तो 100% है बच्चों। चांदी को नापते या तौलते हैं, बिल्कुल है। तेल को भी नापते और तौलते हैं, बिल्कुल है। जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखते हैं, समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? तो देखेंगे समूह में बच्चों सभा शब्द में ही तो समूहवाचक है। यहां पर अगला सवाल है, जिस संज्ञा से एक ही तरह के वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक तरह की वस्तु का, जैसे हम लड़का कहें तो सब लड़का आ गया, तो एक तरह की वस्तु का बोध हो तो हम इसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे हम गाय बोले तो सब गाय उसमें आ गया, एक तरह का। कहते हैं कलम शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब कलम बच्चों कोई खास तो नहीं है, हमने बोला कलम दो तो आप लोग कोई रेड पेन दोगे, कोई कोई बच्चों हमको ब्लैक पेन दोगे, कोई ब्लू पेन दोगे। तो कलम शब्द में क्या होता है? कलम बच्चों जातिवाचक संज्ञा में आता है। अगला है सभा शब्द, ये पहले भी हमने बताया समूहवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो बुढ़ापा एक भाव है बच्चों, बुढ़ापा, सर्दी, गर्मी। सुरेश में कौन सी संज्ञा है बताइए? तो सुरेश अगर हम लड़का कह दें तो सभी लड़के आ जाएंगे, जातिवाचक। लेकिन जब हम सुरेश कहते हैं तो हम किसी व्यक्ति का नाम बता रहे हैं। अगला सवाल है, तूफान शब्द में कौन सी संज्ञा है? बच्चों तूफान तो बहुत प्रकार के होते हैं। तूफान कहने से तो बच्चों तूफान की पूरी जाति आ गई। तूफान एक होता है जो तेज चलता है, एक तूफान होता है जो धीमा चलता है, एक तूफान होता है जो घूम घूम के चलता है। तो तूफान शब्द में क्या होता है? तूफान बच्चों जातिवाचक है, याद रखना है ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक होगा। अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? व्यक्तिवाचक यानी खास। यमुना बच्चों देखो, गाय कहने से गाय की पूरी जाति हो जाएगी, पहाड़ कहने से हर पहाड़ी आ जाएंगे, आम कहने से आम भी कई प्रकार के होते हैं, सब आ जाएंगे। लेकिन यमुना, यमुना बच्चों किसी खास नदी का नाम है, याद रखेंगे किसी खास नदी का नाम क्या है? यमुना है। तो बच्चों कृपया आप लोग बताइएगा कि 15 प्रश्न आप लोगों ने इस पाठ में बनाए हैं और 15 प्रश्न में से आप लोगों ने कुल कितना सही किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो बच्चे आज मेहनत करेंगे, याद रखिएगा कल की, परसों की परीक्षा में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। परसों की परीक्षा में जो आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा, आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है आज। चलिए, अब हम लोग संज्ञा पढ़ लिए, संज्ञा के बाद हम लोग सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर जानते होंगे सर्वनाम के विषय में। कहते हैं संज्ञा के बदले हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं बताओ? क्वेश्चन परीक्षा में ये सीधा पूछा जाता है कि संज्ञा के बदले जिन शब्द का प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर संजय सर के बारे में लिखते हैं तो लिखते हैं संजय सर, है ना। संजय कुमार मेरे बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? संजय कुमार एक शिक्षक हैं। संजय कुमार एक शिक्षक हैं। संजय कुमार क्या है बच्चों बताओ? संजय कुमार एक शिक्षक है, लिख दिए ना, एक शिक्षक है। आगे लिखते हैं वह 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 बहुत मोटे हैं। वह क्या है बच्चों बताओ? बहुत मोटे हैं। वह बहुत मोटे हैं। वह बहुत मोटे हैं। अगर बच्चों अब देखो वह बहुत मोटे हैं, तो यहां पर क्या आपने पहली बार में आपने मेरा नाम यूज किया? क्या आपने दूसरी बार में मेरा नाम यूज किया? तो नहीं सर। संजय संजय कुमार एक शिक्षक हैं, यहां पर आपने मेरा नाम लिखा संजय, लेकिन दूसरी बार आपने संजय की जगह क्या लिखा? वह बहुत मोटे हैं। तो इसमें वह क्या कहलाएगा बच्चों बताओ? वह क्या कहलाएगा बताओ मेरे बच्चे? वह क्या कहलाएगा? तो सर वह को सर्वनाम कहते हैं। वह को क्या कहते हैं? तो वह को ही हम लोग
सर्वनाम कहते हैं, वह को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों आगे देखेंगे कि मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है। बहुत सारे बच्चे सर्वनाम की संख्या में और सर्वनाम के भेद में अंतर ही नहीं समझते हैं। परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा कि हिंदी में सर्वनाम कुल कितने हैं, सर्वनाम की संख्या पूछी जा रही है, तो कृपया बताएंगे कि सर्वनाम कुल हिंदी में 11 है। सर्वनाम की कुल संख्या 11 है। कौन कौन से सर्वनाम है? जैसे मैं, तू, हम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई और कुछ, इतने हैं। कुल मिलाकर बच्चों 11 सर्वनाम हैं। 11 सर्वनाम से ज्यादा नहीं है। अब हम बात करते हैं सर्वनाम के भेद के विषय में। सर्वनाम के कितने भेद हैं बालक, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। सर्वनाम के भेद कुल मिलाकर 6 होंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन आएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में अगर मैं, हम, तुम, वह, यह, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। लेकिन निश्चयवाचक में भी देखेंगे तो यह वह निश्चय में भी आता है। तो याद रखना है, वो वाक्य से पता चलता है कि, है ना, ये वो वाक्य से पता चलता है कि यह वह जो है पुरुष में है या निश्चय में है। अगला, अगर कहते हैं ज्यादा, सबसे अधिक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, अनिश्चय से। कोई आया होगा, कुछ खा लो, कोई देख लो, कुछ पढ़ लो। तो कोई और कुछ किस में आता है बताओ? कोई और कुछ किस में आता है? कोई और कुछ आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अब बच्चों पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, आगे आता है संबंधवाचक। जिस वाक्य में जो और सो शब्द का प्रयोग हो जाए वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा? कौन अगर शब्द का यूज हो, क्या शब्द का यूज हो तो समझिए प्रश्नवाचक। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? स्वयं, आप नहीं कहते मैं स्वयं पढ़ लूंगा, मैं स्वयं खाना बना लूंगी, तो इसमें क्या होता है? इन सब में होता है निजवाचक। प्यारे बच्चों, और याद रखना है आगे आपको कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं ये इनके भी 3 भेद होते हैं। क्या आप बता सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला होता है बोलने वाला, हिंदी में जिसे उत्तम पुरुष कहते हैं। तो पहला होता है बोलने वाला। उत्तम पुरुष मतलब कौन? उत्तम पुरुष मतलब कौन? बोलने वाला। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, तो मैं क्या हूं बच्चों बताओ? मैं बोल रहा हूं। तो मैं क्या हूं? मैं अभी उत्तम पुरुष हूं, क्योंकि बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है। और मेरे बच्चे, है ना, मध्यम पुरुष, है ना, फिर दूसरा होता है मध्यम पुरुष। जो मध्यम पुरुष में किसको बोलते हैं? सुनने वाला। जैसे अभी आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग किस में आएंगे बताओ? आप लोग किस में आएंगे? तो आप लोग आएंगे मध्यम पुरुष में। और नंबर तीसरे में आता है प्यारे बच्चों उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन होते हैं? अन्य पुरुष में जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए। मेरे बच्चे जिसके बारे में बोला जाए ये अन्य पुरुष में होता है। जैसे मान लो कि मंगरू चोर है, हमने किसको बोला? मंगरू को बोल दिया चोर है ना, मंगरू चोर है। मेरे बच्चे मंगरू चोर है, मंगरू चोर है हमने बोला। अब हमने बोला कि मंगरू चोर है, तो बोलने वाला यानी मैं हो गया उत्तम पुरुष, आप लोग सुन लिए तो आप लोग हो गए मध्यम पुरुष। और हम किसके बारे में कह रहे हैं? मंगरू जी के बारे में। तो मंगरू जी क्या हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मंगरू जी क्या हो जाएंगे? मंगरू जी हो जाएंगे अन्य पुरुष, क्योंकि मंगरू जी यहाँ है नहीं और हमने मंगरू जी को बोला है कि मंगरू जी तो चोर हैं, मंगरू जी तो चोर हैं, मंगरू जी तो चोर हैं। तो बच्चों प्लीज एक बार दिल बनाकर भेजना। अगर आपको लगता है कि सर्वनाम के कॉन्सेप्ट में आप डुबकी लगा चुके हैं, अगर आपको लगता है कि सर्वनाम हमसे हो जाएगा, तो प्लीज आप लोग दिल बनाकर भेजिएगा। सभी लोग के सर्वनाम का तो हम एकदम सत्यानाश कर देंगे सर। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न पूछा गया है कौन। प्रश्न कह रहा है कि कौन आ रहा है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इससे भी आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क अगर लगा दिया गया है इसका मतलब है कौन आ रहा। ऐसे जो कौन हमने पढ़ा था, 2 शब्द हमने पढ़ा था, एक शब्द का नाम है बच्चों कौन और एक शब्द का नाम है क्या। जब भी आप इन दोनों शब्दों को देखें तो आपको कहना है कि यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर अगला है, तुम क्या खा रहे हो, इसमें कौन सा सर्वनाम है बच्चों? तो हमने बोला 2 शब्द जोड़ना है, आपको देखना है एक कौन और एक क्या। क्या में भी प्रश्नवाचक होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगला शब्द है यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? यह कविता मैंने लिखी है, मैंने।
तो मैंने बच्चों, मैंने मतलब खुद से, स्वयं से। तो मैंने शब्द का जब प्रयोग करते हैं, मैंने शब्द का प्रयोग जो होता है वो किस लिए होता है? वो नीजवाचक सर्वनाम में होता है। नीजवाचक सर्वनाम मैंने लिखी है, अर्थात अब देखो नीजवाचक सर्वनाम ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, वह औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है। यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह औरों को नहीं अपनों को। हमने बताया जब भी अपने वाली बात हो, जब भी खुद पर बात हो, वह औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है, अर्थात यहां पर क्या होगा? नीजवाचक सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपने क्या खाया? क्या शब्द प्रयोग हो जाए तो समझो प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला सवाल है, मैं आप चला जाऊंगा। मैं आप चला जाऊंगा, आप मतलब अपने आप चला जाऊंगा। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? मैं आप चला जाऊंगा, तो आप शब्द में हम कहेंगे नीजवाचक सर्वनाम होगा। कहते हैं कोई कैसा सर्वनाम है? कोई, तो मैंने बताया था बच्चों, दो मैंने बताया था, एक मैंने बताया था कोई और दूसरा मैंने बताया था कुछ। कोई और कुछ जो है, कोई और कुछ जो है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो मेरे बालक आप कहेंगे यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला सवाल देखते हैं, जो कमाया वही खाएगा, यह कौन सा सर्वनाम है? तो मैंने आप लोग को दो शब्द बताया था, एक मैंने बताया जो और एक बताया सो। जो और सो जो है, जो और सो है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। मेरे बच्चे, जो और सो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आपको याद रखना है कि जो और सो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, जो ऑप्शन नंबर सी में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन आ रहा है? वह कौन आ रहा है? हमने बताया क्या और कौन, क्या और कौन प्रश्न में होता है। ऐसे भी लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहां पर कोई संदेह वाली बात नहीं है। अगला सवाल है, जो पढ़ेगा वो पास होगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है बताइए? जो पढ़ेगा, आप लोगों ने हिंदी का क्वेश्चन देखा है? क्या आप लोगों ने हिंदी का क्वेश्चन देखा है या नहीं देखा है? बिल्कुल देखा है। मैंने आपको 2025 का क्वेश्चन दिखाया था। क्या रटने से कोई बच्चा पास करेगा? अरे रटने वाला बच्चा पास करेगा? बोलो हाँ या ना। रटने वाला बच्चा टॉपर बनेगा? पास तो हो सकता है। क्या रटने वाला बच्चा टॉपर बनेगा? हाँ या ना। तो एकदम आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा। नहीं बच्चों, नो। हमारा आंसर है नो। रटने वाला बच्चा, अगर अब ये सोच ले कि हम 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, रटने वाला बच्चा बिहार बोर्ड के सामने अब 50 में 50 ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाएगा। इसलिए नहीं बना पाएगा क्योंकि प्यारे बच्चों, अब जो है पैटर्न में आप देखते हैं न्यू क्वेश्चन को फ्रेम किया जा रहा है, और नया क्वेश्चन तभी बना पाइएगा आप जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जो पढ़ेगा वो पास होगा। अब कोई रटने वाला बच्चा इसको कैसे बना पाएगा बताओ? हम लोगों ने, जो बच्चे पढ़े हैं कि जो शब्द में और सो शब्द में, जो सो शब्द में संबंधवाचक सर्वनाम है, तो हमारा संबंध होगा। अगला सवाल है, कौन खा रहा है? देखो लास्ट में ऐसे क्वेश्चन मार्क दे दिया है, पर हमने पढ़ा था क्या और कौन। क्या और कौन दो ऐसे शब्द हैं जिसमें हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखते हैं, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, रोटी के विषय में ये निश्चय है। ध्यान दीजिए, इसमें आपको पता नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं, मतलब अनिश्चय वाली कोई बात है क्या बताओ? है ना? ध्यान दीजिएगा, अनिश्चय वाली कोई बात है क्या? एक सेकेंड, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा, मुझे ना संबंध वाली बात ज्यादा समझ में आ रही है। 12 का अगर मैं देखूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो हाँ, तो लिखा गया है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है ना? तो अनिश्चय वाली इसमें कोई बात नहीं है। संबंध में जो सो होना चाहिए, संबंध में क्या होना चाहिए? जो और सो होना चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। प्रश्न में बच्चों, प्रश्न में क्या होना चाहिए? क्या और कौन होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो अब बचता है एक ऑप्शन निश्चय। तो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, क्या जो व्यक्ति कह रहा है उस व्यक्ति, वह व्यक्ति 100% निश्चिंत है बताओ?
क्या वो 100% उन्हें पता है? तो यस गुरुजी, इस वाक्य को पढ़कर यही लग रहा है कि 100% वह निश्चिंत है कि रोटी जली हुई है। और बच्चों यहीं से हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम निकलेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम निकलेगा। अगला सवाल है, दाल में कुछ काला है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो सर कुछ है ना, कुछ और कोई इसमें होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला सवाल है, आप भला तो जग भला। आप भला तो कहते हैं आप भला, मतलब नहीं बोलते आप, मतलब कि अपने आप में, है ना, मैं अपने आप खा लूंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। आप भला तो जब भला, है ना, जग भला, यानी कि बच्चों आप मतलब आप मतलब नीज, नीज पहले खुद से, कहते हैं आप भला तो जग भला। लास्ट है बच्चों कि वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो बच्चों अनिश्चय में क्या कुछ होता है? नीज में आप होता है, स्वयं होता है, संबंध में भी नहीं होगा। वह बच्चों एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह और यह, वह और यह क्या है? एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। हम उम्मीद करते हैं कि मेरे सभी बच्चों का सर्वनाम में 1 नंबर परसों की परीक्षा में आ जाए। और आप लोग मुझे बताओ, अगर बच्चों आपको लगता है कि संजय सर आप इतने मेहनत से अगर पढ़ा रहे हैं, पूरे व्याकरण को अगर 1 दिन में पढ़ा रहे हैं, और तो क्वेश्चन हम लोग बना देंगे। हम लोग पेपर में जीयूडी कर देंगे। जी से होता है गर्दा, यू से उड़ा, डी से देंगे। जी से क्या होता है? जी से होता है गर्दा, यू से होता है उड़ा, है ना, और डी से बच्चों देंगे। तो गर्दा उड़ा देंगे बच्चों। बताओ, कमेंट बॉक्स में जीयूडी लिखकर भेजना कि संजय सर आप निश्चिंत रहो, आप पूरा ग्रामर हम लोग को पढ़ा दीजिए, फिर देखते हैं पेपर में क्या होता है, फिर देखते हैं पेपर में क्या होता है। चलो, तो प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सिर्फ करेंगे आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, इसीलिए कॉन्सेप्ट इज अ पावर, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना चाहिए बच्चों को। आइए, अब इसके बाद हमारा अगला शुरू होता है चैप्टर जिसका नाम है विशेषण। आप समझते होंगे कि जो है ना मेरे बच्चे, आप समझते होंगे कि संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? परीक्षा में पूछा जाएगा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हमने विशेषण बताया कि मंगरू चोर है। मंगरू क्या है बच्चों? चोर है। अगला है हमारा कि वह वह तेज है, वह तेज है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बच्चों, यहां पर मंगरू कौन सा शब्द है? पहले मुझे ये बताओ, मंगरू कौन सा शब्द है? तो मंगरू शब्द बच्चों किसी का, मंगरू तो किसी का नाम है, अर्थात मंगरू एक संज्ञा है। मंगरू एक संज्ञा है और संज्ञा की यही विशेषता है कि वह चोर है ना, विशेषता है कि वह चोर है। तो बच्चों मंगरू एक संज्ञा है, उसकी विशेषता बताया कि वह चोर है। वह शब्द जो है एक सर्वनाम है, आप लोगों ने पढ़ा है कि वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और वह तेज है, ये इसकी विशेषता है, ये इसकी विशेषता है। तो बच्चों हम संज्ञा की भी विशेषता बता सकते हैं और सर्वनाम की भी विशेषता बता सकते हैं, और जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए हम उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। एक चीज मैं और अपने तरफ से जोड़ रहा हूं कि संज्ञा, माफ कीजिएगा, विशेष जिस शब्द की विशेषता बताता है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उस शब्द को क्या कहते हैं? कोई बता सकते हैं? बताओ। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, जैसे चोर एक विशेषण है और वह मंगरू की विशेषता बता रहा है, तेज एक विशेषण है जो वह की विशेषता बता रहा है। तो बच्चों बताओ, यस बिल्कुल सही कहा, विशेष्य कहते हैं। तो बच्चों विशेषण शब्द जो होता है, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताता है हम उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहां बच्चों अगर हम देखें, यहां मेरे विद्यार्थी जी, यहां यहां मंगरू, क्योंकि मंगरू की विशेषता बताई जा रही है, मंगरू, और दूसरा है वह, मंगरू वह, ये दोनों क्या है? ये दोनों विशेष्य है। याद रखना, परीक्षा में ये भी सवाल पूछा जा सकता है, विशेष्य है। तो आपने एक चीज पढ़ा बच्चों, कि आपने एक चीज पढ़ा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अगर इस क्वेश्चन को ऐसा पूछे कि जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? बताओ। सवाल ये भी तो हो सकता है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो शब्द जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए,
बताए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो मेरे बच्चे हम उसे कहते हैं प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए हम उसे कहते हैं प्रविशेषण। मेरे बच्चे ध्यान देखिएगा। कहते हैं अगला शब्द है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या बोलेंगे? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, है ना? विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? बताए, मेरे बच्चे बताओ। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए हम उस शब्द को क्या कहते हैं? तो हम उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए हम उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए हम उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे जो मैं बता रहा हूं इन सभी चीजों को। और अगला अगर आपसे पूछा जाए कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं तो बच्चों बताओ विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? तो विशेषण के कुल 4 प्रकार होते हैं, याद रखेंगे बच्चों। विशेषण के कुल 4 प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कि विशेषण जो है, विशेषण शब्द के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है गुणवाचक विशेषण। इसमें किसी के गुण को दर्शाते हैं। जैसे बच्चों कोई सुंदर है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई कमजोर है, कोई डरपोक है। ये सब उसके गुण के बारे में है। दूसरा हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? हम संख्या पर, जैसे जैसे बच्चों जैसे 5, 4, 10 ये संख्या, जैसे सड़क पर 10 घोड़े हैं तो 10 कौन सा विशेषण है? तो 10 संख्यावाचक विशेषण है। जैसे यह नया वस्त्र है तो नया शब्द में कौन सा विशेषण होगा? तो गुणवाचक। यह नया माल है तो बच्चों, है ना, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। माल मने वस्तु होता है, वस्तु। तो बच्चों उसमें भी होगा हमारा गुणवाचक विशेषण। क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। समझ गए? और परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है बच्चों? 10 किलो चावल। ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी संख्या आएगा, लेकिन यहां देखिए क्या हम चावल को गिन के खरीदते हैं? जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, बस मात्रा को ध्यान देना है, मात्रा को। बच्चों 10 किलो चावल बोलेंगे तो चावल को गिन के नहीं देते हैं, चावल को माप के देते हैं, मात्रा। जैसे कम, बच्चों पूछा जाएगा कि जैसे मान के चलो, जैसे बोलो कम दूध, है ना, जैसे कम दूध। तो मेरे बच्चे कम शब्द में जैसे हम कम कहते हैं, अधिक कहते हैं, कम शब्द में या अधिक शब्द में कौन सा विशेषण है बताइएगा? कम शब्द में या अधिक शब्द में कौन सा विशेषण है? तो कम शब्द में या अधिक शब्द में मेरे बच्चे परिमाणवाचक विशेषण है। और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सर्वनामिक नहीं, सार्वनामिक विशेषण, या चलो सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण में जैसे यह हो गया, वह हो गया, इन सभी को यह लड़का पढ़ता है, यह लड़का पढ़ता है, तो इसमें हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। क्या आपको लगता है कि विशेषण के कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने अपने दिमाग में लोड कर लिया है? बताओ। जैसे बच्चों देखो संख्या यहां पर भी है, हमने लिखा 4 गज मलमल। क्या लिखा? 4 गज मलमल। बच्चों मलमल कपड़ा होता है, 4 गज मलमल, इसमें कौन सा विशेषण है आप बताइए? 4 गज मलमल। तो मलमल बच्चों कपड़ा हम गिनते नहीं है, संख्या है, संख्या है, लेकिन मलमल कपड़ा को गिनते नहीं है, इसलिए यह परिमाण में आ जाएगा, इसीलिए यह परिमाण में आ जाएगा। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि 10 लड़के, 10 लड़के गांव में थे, तो बच्चों जब हम कहते हैं 10 लड़के गांव में थे तो लड़का को हम गिनते हैं, गिनती करते हैं। तो बताइए यहां पर कौन सा विशेषण होगा? तो 10 हम लोग यहां गिनती करेंगे तो यहां पर हमारा जो विशेषण होगा वो होगा संख्यावाचक विशेषण। यहां पर हमारा विशेषण होगा संख्यावाचक विशेषण। यहां पर जो विशेषण होगा वो होगा संख्यावाचक। तो प्यारे बच्चों चलिए अब देखते हैं हम लोग सवाल पर पहला। देखिएगा अब यहां पर देखिए सवाल में जाने से पहले कुछ शब्द से विशेषण बनता है, संज्ञा से भी विशेषण बनता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि किस संज्ञा से कौन सा विशेषण बना है। मेरे बच्चे एक शब्द है, याद रखेंगे, शब्द है जिसका नाम है आलस। आलस का विशेषण क्या बनेंगे? तो आलस से बनेगा आलसी। पुराण से क्या बनेगा? पुराण से बनेगा पौराणिक। और बच्चों अगर आपसे बोला जाए कि भाई बताओ आदर शब्द का क्या बनेगा विशेषण? तो आदर शब्द से बनेगा आदरणीय। ग्राम शब्द का क्या बनेगा? ग्रामीण। शिव शब्द का विशेषण क्या बनेगा? सेव। इतिहास शब्द का विशेषण क्या बनेगा? ऐतिहासिक।
लोक शब्द का क्या बनेगा? लौकिक। समाज शब्द का क्या बनेगा? सामाजिक। आत्मा शब्द का क्या बनेगा? आत्मीय। भारत शब्द का क्या बनेगा? भारतीय। स्वर्ण शब्द का क्या बनेगा? स्वर्णिम। जगत का क्या बनेगा? जागतिक। दिन शब्द का विशेषण क्या होता है? दैनिक। अंकुर शब्द क्या क्या होता है? अंकुरित। पुष्प शब्द का क्या होता है? पुष्पित। राष्ट्र शब्द का क्या होता है? राष्ट्रीय। पर्वत से क्या बनेंगे? पर्वतीय। प्रथम का क्या होता है? प्राथमिक। निज का क्या होता है? निजी। उच्च का क्या होता है? उच्चतर। नमक क्या क्या होता है? नमकीन। और कुटुंब का क्या होता है? कौटुंबिक। तो आपने देखा, मैंने आपको बहुत सारे शब्द बताए और उसके विशेषण बनने के बाद क्या होता है वो मैंने आपको बताया। क्या आप लोगों ने देखा बच्चों? मैंने कहा था कि